दोस्तों अभी का सबसे बड़ा अपडेट आ चुका है और ये है क्रिस बमस्टड के ऊपर। क्रिस बमस्टड जो रिटायर्ड हैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग से, लास्ट कंपटीशन उन्होंने अपना प्राग प्रो खेला था 2024 नवंबर में, और तब से अब तक हमें इनकी बॉडी देखने के लिए नहीं मिली। और इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि अब इनको जरूरत नहीं है क्योंकि ये रिटायर्ड है। पर अभी बमस्टड ने अपनी बॉडी का पहला अपडेट दिया है लगभग 9 महीनों बाद जाकर के, और ये बताया कि इनके शोल्डर में जो इंजरी थी वो थी एक्चुअली लैब्रम की। लैब्रम एक पतली सी रिंग होती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है ना शोल्डर का, जहां पर कि शोल्डर घूमता है, तो वहां पर एक रिंग बनी होती है जो इसे स्टेबलाइज करके रखता है हमारे शोल्डर जॉइंट को। वो इनका इंजर्ड हो गया था और लगातार कॉम्पिटिशंस खेलने की वजह से वो इंजरी इनकी बढ़ती चली गई थी और इतनी ज्यादा हो गई थी ओलंपिया 2024 तक, काफी प्रॉब्लम इनको उस वजह से होने लग गई थी। हो सकता है ये भी एक रीजन रहा हो इनके रिटायरमेंट के पीछे, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स कभी बताते नहीं है कि उनको दिक्कत क्या हो रही है। वो इंजरी तब बताते हैं अपनी जब वो रिटायर हो चुके होते हैं या फिर कॉम्पिटिशंस उनके खत्म हो चुके होते हैं। पर क्रिस ने बताया कि ये इंजरी इनकी और भी ज्यादा घातक हो गई थी जब इन्होंने प्राग खेला था। स्टिल हमने इनकी बॉडी देखी थी किस तरीके से थी उस कंपटीशन में, इसलिए उस टाइम पे बार बार फोकस भी ये कर रहे थे कि मेरे को एकदम तगड़ी वाली शेप में नहीं आना है और मुझे खुद को इंजर्ड नहीं होने देना है। तो ये अब वजह समझ आती है कि ऐसा तब क्यों बोल रहे थे प्राग प्रो खेलते वक्त। तो अभी इनकी इंजरी काफ़ी हद तक ठीक है। बमस्टड ने अब जाकर के लगभग 7 या 8 महीने बाद अपना ये फिजिक अपडेट दिया है और ये बताया कि पहले मैं हर हफ्ते हैनी रम्बाउड को अपना फिजिक अपडेट दिया करता था प्राग प्रो से पहले, यानी इनका लास्ट शो खेलने से पहले। लेकिन जैसे इन्होंने प्राग खेला तो उसके बाद इनकी सर्जरी हुई है और रिहैब हुआ है, जिसके चलते इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लैट और एकदम मसल्स को लूज करके बिल्कुल छोटी हो चुकी थी। पर अभी बमस्टड ने अपनी बॉडी वापस से सही करनी शुरू कर दी है और ये बताया कि मैंने 10 पाउंड्स जो मसल्स लूज कर दी थी अब दोबारा गेन कर ली है और थोड़े से लीनर भी हुए हैं। लगभग 4 हफ्ते से ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और डाइट पे भी आ गए हैं लगभग 4 ही हफ्ते से। तो अब जाके इनकी बॉडी कुछ ऐसी दिख रही है। और ये बॉडी दोस्तों अगर आप हर एंगल से देखो, इन्होंने देखो दिखाने की कोशिश करी है। फ्रंट डबल बाइसेप पोज भी आपको दिखेगा। ऑब्वियसली बाइसेप्स में वो पीक नहीं दिखेगा जो स्टेज पे दिखता है। लैट्स के अंदर साइज अभी भी काफ़ी अच्छा है। चेस्ट अब उतनी ज़्यादा भारी नहीं है बट स्टिल काफ़ी अच्छा मास कैरी कर रही है। उसके अलावा मुझे लग रहा था इनकी बैक काफ़ी ज़्यादा फ्लैट होगी, बट बमस्टड क्योंकि लगातार अब हार्ड ट्रेनिंग करते जा रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को गेन करते जा रहे हैं, ये इन्होंने मेंशन किया है और इसीलिए इनकी बैक भी काफ़ी अच्छी, सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो डेफिनेटली इनका बॉडी फैट परसेंटेज हाईयर है, पर उतना हाई नहीं है जितना कि इनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इतने लंबे समय से एक इंजरी से गुजरते हुए एक एथलीट की होनी चाहिए थी। तो बॉडी काफ़ी अच्छी चल रही है। बमस्टड ने बताया कि मैं अभी हाफ नेटी हूँ और डाइट मैं ले रहा हूँ, अपने आप को अब श्रेडिड मैंने दोबारा करना शुरू कर दिया और ओलंपिया तक मेरा ये गोल है कि मैं यहाँ से जो अभी 250 पाउंड्स का इस वक्त हूँ ना, 3 से 4% अपना बॉडी फैट और ड्रॉप कर लूँ, स्ट्रेंथ यहाँ से और इंक्रीज कर लूँ और वजन मेरा 250 ही रहे। ये इनका कहना है और ओलंपिया तक ये काफ़ी अच्छी शेप में आना चाहते हैं, एक अचीवेबल शेप में आना चाहते हैं, नॉट लाइक कि इनकी एक कॉम्पिटिटिव जो शेप हुआ करती थी बॉडी बिल्डिंग के समय। बमस्टड ने बताया कि देखो बॉडी बिल्डिंग मेरी सिर्फ एक पहचान नहीं है कि अब मेरी बॉडी कम होने लग गई है तो मैं डाउन चला जाऊँ, डिप्रेशन में आ जाऊँ, जो ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स आ चुके हैं पास्ट में। वापस से अपनी बॉडी को वैसा ही देखने की आरजू में रहते थे कि जैसा हम स्टेज पर दिखते थे ना, तभी हमें वो रिस्पेक्ट मिलती थी, लोगों का अटेंशन मिलता था। बमस्टड ने कहा मेरे साथ वो चीज़ नहीं है, मैं उस ईगो में नहीं रहना चाहता हूँ और खुद को उस पिंजरे में कैद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन स्टिल एक अच्छी शेप में ये अब आना यहाँ से शुरू कर रहे हैं। इन्होंने ये भी बोल दिया कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, अब मैं यहाँ से सिर्फ बेहतर ही दिखूंगा। मेरा एम है यहाँ से स्ट्रेंथ गेन करना ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन बॉडी फैट परसेंटेज मेरा और यहाँ से गिरेगा, इसीलिए सेम वजन पे 250 पे रहते हुए मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आपको एक बात फैक्ट बता देता हूँ, बमस्टड ने कई सारी अपनी चीज़ें देखो बता दी हैं पिछले 1 साल में इन पे क्या क्या बीता। बावजूद इसके भी ये कहूँगा इनकी अभी की बॉडी देखते हुए, और बहुत बड़ी बात तो नहीं बोलूँगा लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि अगर अभी भी ये ओलंपिया की प्रेप यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं ना, सेकंड तो अभी भी आ सकते हैं इस साल, रेमॉन डिनो को बीट कर सकते हैं। ये फिजिक अभी भी इतनी बड़ी है। इस चीज़ से सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि क्रिस बमस्टड हमेशा अपने कॉम्पिटिटर्स से इतने आगे रहे हैं जैसे कि आर्नोल्ड अपने ज़माने में रहा करते थे। एक समय ऐसा था जब आर्नोल्ड ने 1980 में एकदम से डिसाइड करा कि चलो थोड़ी बहुत प्रेप करके वापस से ओलंपिया खेलने उतर पड़ते हैं। अगर बमस्टड भी ऐसा होने तो नहीं वाला है, लेकिन डिसाइड कर लें कि चलो 2 महीने पड़े हैं ओलंपिया आने में, वापस से प्रेप शुरू कर देते हैं और जो होगा देखा जाएगा। अगर ऐसा करने में कामयाबी हो जाए ना, तो अभी भी ओलंपिया में आकर के सेकंड प्लेसिंग ज़रूर ग्रैब कर सकते हैं। ये है इस एथलीट का पोटेंशियल, और ये तब कह रहा हूँ जब इस एथलीट ने कोई ट्रेनिंग करी भी नहीं है ठीक से, और ये तब कह रहा हूँ जब दूसरे एथलीट्स
रेमोंडिनो, माइक समरफील्ड, बाकी जितने भी क्लासिक एथलीट्स हैं लगे पड़े हैं इस बार का ओलंपिया टाइटल जीतने में। पर ये सारे एथलीट्स जो है ना, ये सारे फर्स्ट आने के लिए ही खेलते हैं, और क्रिस बमस्टेड तो कितना ज्यादा इनसे आ गया माइंडसेट में हमें पता है। तो इसलिए ये अगर खेलेंगे बमस्टेड वापस से तो सिर्फ फर्स्ट आने के लिए, और उसकी तैयारी 2 महीने पहले करना शुरू नहीं करेंगे। इसलिए कभी भी कमबैक क्रिस बमस्टेड इस तरीके से नहीं करेंगे। पहले के जमाने में चलता था, पर आज के एथलीट्स काफी ज्यादा फोकस्ड और डिटरमाइंड हो गए हैं। ये एग्जाम्पल सिर्फ मैंने आपको बमस्टेड का एक उनकी ताकत, उनका पोटेंशियल समझाने के लिए दिया है। और पोटेंशियल की अगर बात करी जाए तो मैं ये स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि अगर यहाँ से इनको 4 महीने दिए जाए ना, तो ये माइक समरफील्ड को भी हरा दे। देखो माइक अभी इतने तगड़े हैं, इतना ज़्यादा मसल पर फ्रेम कैरी कर रहे हैं वो, कि वो उनको हराना आसान नहीं है। और इसीलिए मैंने क्रिस को सेकंड नंबर पे रखा है। ऐसे नहीं कि एक फ़ैन हूँ तो सीधा ये बोल दिया कि क्रिस बमस्टेड तो फर्स्ट भी आ सकते हैं, नहीं। मुझे ये लगता है कि अगर यहाँ से 4 महीने बमस्टेड ट्रेनिंग करते हैं, ओलंपिया की प्रेप करते हैं, तब ये माइक समरफील्ड को हरा सकते हैं। लेकिन अभी 2 महीने की प्रेप में शायद नहीं हरा पाए। ये मेरा थॉट है, आपका क्या थॉट है ज़रूर नीचे लिखना। बाकी क्योंकि क्रिस ने ये बोल दिया है कि बॉडी बिल्डिंग सिर्फ एक ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे डिफाइन करती है, और भी लाइफ में एस्पेक्ट्स हैं जो मेरे वजूद को एक परिभाषा देते हैं। तो इसीलिए अभी तो कमबैक वो नहीं करने वाले, पर ओलंपिया तक एक अच्छी शेप और यहाँ से लेकर के आने वाले हैं। तो देखते हैं इस स्टार्टिंग पॉइंट से बमस्टेड और कितना बेहतर दिखते हैं आने वाले 2 महीनों में। नेक्स्ट फिजिक अपडेट के लिए हमें उनका इंतजार रहेगा। आपको कैसी लगी इनकी बॉडी जरूर बताना। चलते हैं अगले अपडेट में। यहाँ पर बात कर लेते हैं अली बिलाल की। अली बिलाल ने अपना 7 हफ्ते दूर का फिजिक अपडेट डाल दिया। इस तरीके से अली दिख रहे हैं और बहुत ही अच्छी शेप है, क्योंकि एक उम्मीदवार है ये इस बार के ओलंपिया टाइटल के, तो तगड़ी शेप दिखाना इनका बिल्कुल फर्ज बनता है। ये शेप हमेशा की तरह इनकी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और डेंस दिख रही है इनकी बॉडीज में। चेस्ट के अंदर फाइबर, शोल्डर्स के अंदर मसल फाइबर्स, और ओवरऑल बॉडी की ग्रेनीनेस किसी भी एक मेंस फिजिक एथलीट से आपको ज्यादा इनमें दिखेगी। अली अपना क्रिसमस ट्री भी अभी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के मैं बहुत अलग चीज तो नहीं बोलूंगा, यही बोलूंगा कि हाँ, ऑन पॉइंट ये एथलीट चल रहा है। इनके कोच को ये चीज पता है, इनको ये चीज पता है क्या करना है, और साथ ही साथ इनकी ट्रैवलिंग तो चलती रहती है, इधर से उधर अलग अलग जगहों पे घूमते रहते हैं। तो 7 हफ्ते दूर का ये अपडेट आपको कैसा लगा जरूर बताना। यहाँ पर मैंने अली की बात पता है क्यों करी है, क्योंकि अब इसके बाद जो एक और अपडेट आने वाला है वो है एक और मेंस फिजिक एथलीट का। वो एथलीट जिसने कि इस डिवीजन को एक डेफिनेशन दी थी, जानी ही ये डिवीजन उस एथलीट की वजह से गई थी। नाम आता है जेरेमी बोइंडिया का। दोस्तों कितने लंबे समय बाद हम लोग जेरेमी बोइंडिया के अपडेट को ला रहे हैं चैनल पे, और क्यों नहीं, क्योंकि जेरेमी ने ये अनाउंस कर ही दिया ऑलरेडी कि उनका लास्ट ओलंपिया होने वाला है, और ऐसी मेहनत करके लाने वाले हैं जो आज तक कभी उन्होंने नहीं करी है। बेस्ट फिजिक आज तक की डिस्प्ले करेंगे इन 7 हफ्तों में। ये जेरेमी ने भी बोला कि मैं सब कुछ करूंगा चैंपियन बनने के लिए एक बार और ये बात देखो बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, सारे एथलीट्स करते हैं जब वो रिटायरमेंट की फेज पे आ जाते हैं। तो सब लोग ये बोलते हैं कि हम ओलंपिया का टाइटल एक लास्ट जीतेंगे, उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। जेरेमी ने भी कुछ अलग बात नहीं करी है, तो ये चीज़ अच्छी है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो हार्डवर्क दिख रहा है फिजिक के अंदर, वो रिजल्ट्स दिख रहे हैं जो आज के मेंस फिजिक स्टैंडर्ड्स को मैच कर सकें। जेरेमी ने फिलहाल अपनी ये फिजिक दिखाई, और दोस्तों सच में ये फिजिक ना बहुत ज़्यादा ड्राई है और एकदम फाइबर से भरी हुई एकदम ग्रेनी फिजिक है। मतलब मुझे ये फिजिक जेरेमी से उम्मीद नहीं थी कि वो 7 हफ्ते दूर इतने अच्छे दिखेंगे, क्योंकि जेरेमी की बॉडी में जितनी इंजरीज रही है ना, मैं मानता हूँ अच्छे खासे मेंस ओपन बॉडी बिल्डर्स के साथ में भी ये इतनी इंजरीज फिजिकल और मेंटल की तो हमें पता ही है कितनी प्रॉब्लम्स इनके साथ रह चुकी हैं। और अभी 34 साल के ही है ये, लेकिन इंजरीज इनको इतनी है कि इनको रिटायर होना पड़ रहा है। पर बावजूद इसके अगर एक एथलीट इस तरह ट्रेन कर रहा है, आपको लगेगा वजन कुछ ज़्यादा नहीं है, पर दोस्तों स्मार्ट ट्रेनिंग इसी को कहते हैं। और अगर ये स्मार्ट ट्रेनिंग नहीं करेंगे ना और एकदम हैवी जाने लगेंगे तो फिर खुद को इंजर्ड कर बैठेंगे। इसीलिए जेरेमी इंटेंसिटी पूरी लगा रहे हैं, वजन बहुत ज़्यादा नहीं है, पर दोस्तों स्मार्ट ट्रेनिंग ही इसे कहते हैं, जिसमें कि आपकी इंटेंसिटी काफ़ी हाई आए और उसके बाद फिर रिजल्ट्स इस तरीके से निकल के आए कि बॉडी में ग्रेनीनेस पैदा हो जाए, जो जेरेमी की हमें दिख रही है। और राउंडनेस बॉडी में इतनी है, साइज इतना है कि आज के मेंस फिजिक्स स्टैंडर्ड्स के साथ में तालमेल बिठा सकते हैं ये अपना। जेरेमी को अगर हम कंपेयर करें अली बिलाल से, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन हो जाएगा मेरे हिसाब से। मैं तो ज़रूर देखना चाहूँगा इन दोनों एथलीट्स को टॉप 2 के अंदर आते हुए और एक दूसरे से लड़ते हुए, बिकॉज दोनों एथलीट्स बहुत समझदार हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों एथलीट्स ने लाइफ में कई सारे एक्सपीरियंसेस झेल लिए और अब ये एक मैच्योर कॉम्पिटिटर्स की तरह से एक दूसरे को ट्रीट करेंगे अगर स्टेज पर एक साथ मिलते हैं तो, जो उनको मिलना ही है। बट अगर इन दोनों की फिजिक को भी मिलवा दिया जाए तो मुझे लगता है, देखो अली बिलाल अपनी जगह नो डाउट आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ऊपर चल रहे हैं, पर जेरेमी की फिजिक यार सच में ऐसी नहीं है कि आउटडेटेड। जेरेमी की फिजिक सच में ऐसी है कि कहीं ना कहीं सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहीं पे भी आ सकते हैं। अली ने ये बात क्लियर कर दी अभी से कुछ समय पहले कि मेरे फ्रंट को बीट नहीं करा जा सकता, चाहे सामने रायन टेरी क्यों ना आ जाए। ये अली ने क्लियर कर दिया है। जेरेमी वहीं अपना एक सिग्नेचर ये वाला पोज कैरी करते हैं, जिसको कि हम लोग आज तक समझते थे कि कोई नहीं बीट कर सकता। तो ये है फ्रंट
बट मैं तो पर्टिकुलरली यहाँ पर अली बिलाल की साइड पे ही रहना चाहूँगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकलिटी को नहीं हटा सकता, उसको दूर करके बात नहीं करूँगा। अली बिलाल बहुत स्ट्रांग है, उनके सेरेटस, उनके एब्स, उनके एक्सटर्नल ऑब्लिग्स बहुत तगड़े हैं, चेस्ट में जो भारीपन है, शोल्डर्स में डेंसिटी, आर्म्स का साइज बहुत ज़्यादा है, और इसलिए इतना ज़्यादा है कि जेरेमी को ये हरा देंगे मुझे लगता है। बाकी बैक की अगर बात करें तो बैक अली की कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला पॉइंट में नहीं काउंट होती है, बट जेरेमी की भी बैक कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। पर हाँ, लास्ट टाइम जब हमने इनको कंपीट करते हुए देखा था तो इनकी बैक काफ़ी ज़्यादा थिक थी स्टेज पर, जितनी कि हम लोगों ने सोची थी उससे काफ़ी ज़्यादा थिक थी। तो इस बार भी अगर जेरेमी इम्प्रूव्ड क्योंकि आ ही रहे हैं तो हो सकता है अली को टक्कर दें बैक के अंदर, अगर ये दोनों एक साथ खड़े हुए एक कॉल आउट में तो बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन रहेगा। अली फिर भी मुझे लगता है जेरेमी से ऊपर ही ऊपर रहने वाले हैं, बट आपका क्या कहना है ज़रूर बताना। जेरेमी की फिजिक मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है भाई, सच बता रहा हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि वो दी जेरेमी बुंडिया है, जो चीज़ सच लगती है वही बताता हूँ आपको मैं। अभी चलते हैं दोस्तों आखिरी अपडेट पे और बात करते हैं गेस्ट पोजिंग की, जो माइक समरफील्ड ने हाल ही में की है। इस तरीके से माइक हमें नजर आ रहे हैं दोस्तों इस गेस्ट पोजिंग में, और बिल्कुल रेडी होते ही जा रहे हैं। थोड़े से बस ऑफ सीजन शेप में दिखेंगे आपको, मतलब कंपटीशन के लिए अभी प्रेप कर ही रहे हैं ना, क्योंकि इसलिए एकदम से वो लीनर और हद से ज़्यादा ड्रायर फिजिक आपको नहीं दिखेगी, बट फिर भी माइक की ये फिजिक आपको काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा दे देने वाली है कि स्टेज पर जब ये ओलंपिया के आएंगे तो कैसे दिखेंगे। अभी की अगर बात करी जाए तो माइक का सबसे पहले मैं बैक डबल बाइसेप पोज से स्टार्टिंग करूंगा। इसके अंदर ग्ल्यूट्स के अंदर अभी से काफ़ी ज़्यादा फाइबर्स और हैमस्ट्रिंग्स में भी फाइबर्स दिखेंगे, जबकि माइक अभी लगभग 3 से 4% बॉडी फैट में ऊपर चल रहे हैं, जो इनका ओरिजिनली स्टेज का बॉडी फैट परसेंटेज रहने वाला है, जिसके अंदर अभी कोई कार्ब लोडिंग नहीं करी गई है, तो स्किन काफ़ी मोटी दिखेगी, मसल्स फ्लैट दिखेगी। माइक ने टैनिंग कुछ खास नहीं करी, टैनिंग करते तो काफ़ी ज़्यादा बेटर लगते, तो स्टिल इन सब चीज़ों के बावजूद जो इनके फेवर में नहीं जा रही, तब भी बॉडी इतनी ज़्यादा अगर फाइबर दिखा रही है तो बड़ी बात है। फ्रंट लैट स्प्रेड आपको अभी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव शायद नहीं लगेगा, बट हमें पता है कि स्टेज पर ये एथलीट जब आएगा तो कैसा दिख के आएगा। बाकी इनके सारे पोजेज में माइक समरफील्ड बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, वाइड तो हमेशा की तरह दिख रहे हैं, और ये एक चैलेंज है इनके सारे कंपेटिटर्स, स्पेशली रेमॉन डिनो के लिए, कि देखो ये फिजिक है और यही स्टैंडर्ड्स हैं अब क्लासिक के, आप अगर ये मैच कर सकते हो तो आप विनर बन जाओगे, अगर नहीं तो माइक समरफील्ड इस बार नए क्लासिक फिजिक चैंपियन होने वाले हैं। मुझे तो ये लगता है, आपको क्या लगता है दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके लिखना। बाकी ये फिजिक माइक की हमेशा की तरह वैसी ही लग रही है, परफेक्ट लग रही है जैसे कि हम इनको देखते आ रहे हैं, लेकिन स्टेज पर ये फिजिक यहाँ से अभी भी मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा बेटर आने वाली है, और स्टेज पे 2 टाइम्स ज़्यादा ये बिगर दिख सकते हैं। यहाँ से एक इल्यूजन ऐसा ये क्रिएट कर सकते हैं, तब टैनिंग भी तगड़ी होगी, मसल सेपरेशन बहुत ज़्यादा होगा, और इसलिए फुलनेस काफ़ी ज़्यादा दिखेगी, इनका फ्रेम बहुत बड़ा बड़ा दिखने लगेगा। आपके हिसाब से कौन बनेगा इस साल क्लासिक फिजिक का चैंप, रेमॉन डिनो, माइक समरफील्ड या कोई और? कमेंट करके बताना। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।